नमस्कार दोस्तों। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम सेकंड चैप्टर बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का। सो सेकंड चैप्टर है हमारा एनर्जी एंड एनर्जी इंटरेक्शन। तो किसी भी सिस्टम के पास एनर्जी होती है वो कई फॉर्म्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मॉलिक्यूलर एनर्जी, ऑलराइट। तो मॉलिक्यूलर एनर्जी से क्या मतलब हो गया कि मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी है, मॉलिक्यूल्स वेट एनर्जी possessed by molecules of system। सिस्टम के मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी होगी वो होगी उन मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूलर एनर्जी। और ओवरऑल सिस्टम के पास हो सकता है काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इनको कहा जाता है मैक्रोस्कोपिक एनर्जीज, एंड मॉलिक्यूलर एनर्जी को कहा जाता है माइक्रोस्कोपिक एनर्जी। अब कंफ्यूज नहीं होना है कि मैक्रोस्कोपिक अप्रोच और माइक्रोस्कोपिक अप्रोच वो एक अलग टर्म्स थे, लेकिन मैक्रोस्कोपिक जो वर्ड है वो डेजिग्नेटेड होता है उन चीजों के लिए जो एक ब्रॉडर सेंस में देखी जाती हैं। ठीक है, पूरे सिस्टम के लिए जब चीज देखते हो तो उसको कहते हो मैक्रोस्कोपिक। और माइक्रोस्कोपिक की मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके, तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बात हो रही है तो माइक्रोस्कोपिक एनर्जी हो गई मॉलिक्यूल्स के पास। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम is equals to summation of macroscopic energy plus summation of microscopic energy। ठीक है। नाउ ये तो हो गया कि सिस्टम के पास जो एनर्जीज हैं वो हैं मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। बट कोई सिस्टम अपने सराउंडिंग के साथ जब एनर्जी इंटरेक्ट करता है, सराउंडिंग कि सिस्टम में से एनर्जी आउट जाए, आउट, या सिस्टम के अंदर एनर्जी एंटर हो, एनर्जी इन। तो ये जो एनर्जी का इंटरेक्शन है, एनर्जी इंटरेक्शन, ये दो फॉर्म्स में हो सकता है। या तो ये वर्क की फॉर्म में हो या फिर ये हीट की फॉर्म में हो। ठीक है, अभी नहीं आया समझ में। एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, कि एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। इसमें मान लेते हैं मैं 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इसका, और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को इक्विलिब्रियम में आना है सराउंडिंग के साथ। ऑल राइट। तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए इसको अपना टेम्परेचर लूज करना पड़ेगा। अब ये टेम्परेचर कैसे कैसे लूज कर सकता है? या तो ये अपना प्रेशर डिक्रीज करे, या फिर ये अपना वॉल्यूम डिक्रीज करे। ठीक है ना। PV इज इक्वल्स टू NRT। अगर मैं इसकी बात करूं कि अगर मेरे को टेम्परेचर रिड्यूस करना है अपने सिस्टम का, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रख के प्रेशर रिड्यूस हो जाए, और प्रेशर कांस्टेंट रख के वॉल्यूम रिड्यूस हो जाए, है ना। कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर डिक्रीज हो जाए या फिर कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए, तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। इन दोनों में से कुछ नहीं हो रहा, तो वो कैटेगराइज्ड होता है आपका पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस को हम शो करते हैं PV की पावर n इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अभी तो इसको देखेंगे आगे हम। तो कहने का मोटा मोटा तर्क क्या है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे इक्विलिब्रियम में आया जा सकता है और एनर्जी इंटरेक्शन हो सकता है। अब अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे एनर्जी इंटरेक्शन होगा तो जो वर्क ट्रांसफर होगा वो जीरो होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर एनर्जी का इंटरेक्शन होता है तो वर्क ट्रांसफर जीरो होता है।
ये अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे क्यों जीरो होता है। और अगर कांस्टेंट प्रेशर पे एनर्जी का इंटरेक्शन होगा, सॉरी हाँ यस, कांस्टेंट प्रेशर पे एनर्जी का इंटरेक्शन होगा तो वर्क भी करेगा सिस्टम और हीट हीट भी ट्रांसफर होगी। ठीक है ना। तो एनर्जी का इंटरेक्शन दो तरीके से ही होता है, पूरी थर्मोडायनेमिक्स में दो ही तरीके से होगा, या तो वर्क की फॉर्म में या हीट की फॉर्म में। सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा सराउंडिंग के साथ, या तो वर्क करेगा सिस्टम या फिर हीट ट्रांसफर करेगा सिस्टम। ओके, ये समझ में आया आपको? ये समझ में आया तो अब बात करता हूं मैं वर्क की। सो वर्क इज नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये P प्रेशर पे है, T टेम्परेचर पे है, V वॉल्यूम पे है। इस स्टेट पे मेरे से किसी ने कहा इसका वर्क बताना कितना होगा। किसी सिस्टम का प्रेशर P, टेम्परेचर T और वॉल्यूम V। अब बताओ वर्क क्या होगा? कांट आइडेंटिफाई, वी कांट आइडेंटिफाई वर्क, वी कांट आइडेंटिफाई वर्क। बट यहीं पे चेंज इन वर्क पूछ लेता मेरे से, चेंज इन वर्क, या फिर ये बोला जाता वर्क ड्यूरिंग अ प्रोसेस कैन बी डिटरमाइंड। कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, पहले V1 वॉल्यूम था, ये पिस्टन स्लाइड होके अब ऊपर गई और वॉल्यूम हो गया V2, प्रेशर हो गया P2, टेम्परेचर हो गया T2, V1 T1 P1। तो जो वन से लेके स्टेट वन से लेके स्टेट टू में गया मेरा सिस्टम, इस प्रोसेस के दौरान जो वर्क ट्रांसफर हुआ है वो कैलकुलेट कर सकते हैं हम। अगर सिस्टम स्टेशनरी है, बिल्कुल स्टेट बता दिया आपने, तो सिंपल एक स्टेट बताई है, इनिशियल स्टेट बता के छोड़ दिया, अब निकालो वर्क क्या होगा, नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए कहा जाता है कि वर्क इज नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी, चेंज इन वर्क कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है ना। सो अब चेंज इन वर्क को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वर्क ट्रांसफर के लिए हम 5 प्रोसेसेस पढ़ते हैं। 4 स्टैंडर्ड प्रोसेस प्लस 1 आर्बिट्री प्रोसेस। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं हम। तो पहला प्रोसेस हम पढ़ते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। देखो, जितने भी प्रोसेसेस हम पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ने हैं हमारे को। तो रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, इसको आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी कहा जाता है, इसको आइसोकोरिक प्रोसेस भी कहा जाता है। ठीक है, रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को ही आइसोमेट्रिक और आइसोकोरिक कहते हैं। अभी आप मेरी एक बात ध्यान से सुनो, रिवर्सिबल, क्वाजी स्टैटिक एंड इरिवर्सिबल, तीन तरीके के प्रोसेस होते हैं हमारे पास। रिवर्सिबल प्रोसेस है, देखो, एक बेसिक, अभी हमने कर्व बनाना सीखा नहीं है बट एक बेसिक जानकारी सबके पास है, मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ कि स्टेट वन से लेके स्टेट टू पे अगर मेरा सिस्टम ट्रेवल करा, स्टेट वन से लेके स्टेट टू पे, ठीक है, मान लो कि हीट ट्रांसफर हुआ Q1 से लेके टू तक, Q1 से लेके टू तक हीट ट्रांसफर हुआ 5 किलो जूल्स का, है ना। या फिर ऐसे समझते हैं और इसको
कि सिस्टम में से हीट निकली 5 किलो जूल्स, सिस्टम में से हीट निकल रही है, और इसको नाम देता हूं मैं Q। 1 से लेके 2 स्टेट पे आने पे सिस्टम ने 5 किलो जूल की हीट को लूज करा, और सिस्टम के ऊपर हमको वर्क करना पड़ा 10 किलो जूल्स का। ये अज्यूम्ड करो अभी, ठीक है, 1 से लेके 2 तक। अब यहीं पे अगर 2 स्टेट है और मेरे को 1 पे पहुंचना है, तो जस्ट जितने प्रोसेसेस आपने करे हैं उनको रिवर्स कर दो। 1 से लेके 2 तक जाने के लिए आपने एक्सटर्नली कुछ वर्क दिया है, सिस्टम को आपने वर्क दिया है, उस वर्क के बदले में सिस्टम ने कुछ एनर्जी दी मेरे को, कुछ हीट ट्रांसफर दिया, ठीक है, सिस्टम ने कुछ हीट लूज करी सराउंडिंग को, और सिस्टम स्टेट 1 से लेके स्टेट 2 तक आ चुका है। तो अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, तो इस प्रोसेस के दौरान जो भी काम करा गया है उसको उल्टा करने से, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, कि अभी तक इसमें 5 किलो जूल की हीट निकली थी, अब स्टेट 2 पे आप 5 किलो जूल की हीट दो, और स्टेट 2 से सिस्टम स्टेट 1 पे आए, और इस प्रोसेस के दौरान सिस्टम 10 किलो जूल्स का वर्क सराउंडिंग की तरफ ट्रांसफर करे। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, वर्क गया है सिस्टम से लेके सराउंडिंग पे, और हीट गई है सराउंडिंग से लेके सिस्टम में, और पाथ भी सेम फॉलो करा गया है, सेम, ये जो प्रोसेस लाइन है, प्रोसेस लाइन इज सेम। तो 3 कंडीशन होती हैं, कोई भी प्रोसेस अगर रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ, तो उस प्रोसेस के दौरान जो भी एनर्जी इंटरेक्शन होगा, एनर्जी इंटरेक्शन वो रिवर्स कर दो, एनर्जी इंटरेक्शन को आप रिवर्स करो, रिवर्स करा ना। यहाँ पे क्या था, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हीट फ्लो हुई थी, अब आपने क्या करा, स्टेट 2 पे खड़े होके सराउंडिंग से सिस्टम को हीट दे दी, उतनी ही हीट दी है 5 किलो जूल की, और इस 5 किलो जूल की हीट के एवरेज में हमारे को 10 किलो जूल का वर्क मिला, और सिस्टम मेरा स्टेट 1 से लेके स्टेट 2 तक आ चुका है, और ये जो प्रोसेस लाइन है ये भी सेम है। ठीक है, ये एरो बना दो ऐसे करके, ये रहा प्रोसेस, ये भी प्रोसेस लाइन सेम है। तो 3 कंडीशन होती हैं, कि एनर्जी इंटरेक्शन रिवर्स कर दो, दूसरी प्रोसेस लाइन सेम होनी चाहिए, तीसरी नो लॉसेस। ठीक है, तीसरी कंडीशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट 2 कंडीशंस तो आपको दिमाग में रखनी ही रखनी है। कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो वो अपने ही पाथ को ट्रेस कर सकता है, 1 से लेके 2 तक इस रेड कर्व पे गया, तो 2 से लेके 1 पे ये इसी रेड कर्व पे जाएगा, लेकिन 1 से लेके 2 तक जो एनर्जी का इंटरेक्शन हुआ है, उस एनर्जी का इंटरेक्शन का रिवर्स हो जाएगा अगर सिस्टम 2 से लेके 1 पे जाएगा तो। ठीक है, आपको रिवर्सिबल की कहानी क्लियर हो गई। अब बात करता हूं मैं क्वाजी स्टैटिक की, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस एक अज्यूम्ड प्रोसेस है। क्वाजी का मतलब होता है ऑलमोस्ट, और स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, स्टेशनरी। तो कोई भी प्रोसेस ऑलमोस्ट स्टेशनरी है। मेरे को आगरा से लेके दिल्ली जाना है, और मैं पैदल पैदल चला, और मैं 30 ईयर्स में, 30 साल में मैं आगरा से लेके दिल्ली पहुंचा, 30 ईयर्स में, या फिर कह लो 50 ईयर्स में मैं आगरा से लेके दिल्ली पहुंचा। इसका मतलब है जो मैंने चला होगा बहुत धीरे 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 धीरे, वेरी स्मॉल प्रोसेस रहा होगा मेरा आगरा से दिल्ली जाने का। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट मैं रुका हुआ ही था, क्योंकि 50 साल तक कोई ऑब्जर्वर तो होगा नहीं जो मेरे को ऑब्जर्व कर रहा होगा कि ये 50 साल में पहुंचा नहीं पहुंचा उस। ठीक है ना, तो ऐसे प्रोसेसेस जो ऑलमोस्ट स्टेशनरी होते हैं उनको कहते हैं क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, इसको बहुत एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस में आप
एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लो, यहाँ पे प्रेशराइज्ड गैस लो, प्रेशराइज्ड गैस, मान लो 5 बार की मैंने गैस ले ली, और यहाँ पे मैंने वेट्स रख दिए, इनफाइनाइट स्मॉल मास के मैंने वेट रख दिए, बहुत छोटे 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 मास के बहुत सारे वेट रख दिए, बहुत सारे वेट रख दिए। इन वेट का जो टोटल सम है डाउनवर्ड, ठीक है, ये जो वेट हैं ये टोटल इस पिस्टन के ऊपर 5 बार का प्रेशर लगा रहे होंगे, और ये गैस इस पिस्टन के ऊपर 5 बार का प्रेशर लगाएगी, ठीक है ना, गैस प्रेशर 5 बार है, गैस इस पिस्टन के ऊपर 5 बार लगाएगी, और ये सारे के सारे वेट मिलके पिस्टन के ऊपर 5 बार का प्रेशर लगा रहे होंगे। अब मैंने एक एक करके वेट उठाया, ठीक है, इसका अगर मैं मान लो पीवी कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, पीवी कर्व, ठीक है, तो जैसे जैसे वेट हटाऊंगा तो पिस्टन मेरी ऊपर की तरफ मूव करेगी और वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। मान लो ये मैंने पहले एक वेट उठाया तो ये यहाँ पे आ गया, स्टेट 1 से स्टेट 2 में, स्टेट 1 से उठाया और एक वेट उठाया, ठीक है, वेट जब तक नहीं उठाया था तो था सिस्टम स्टेट 1 में, वेट उठाने के बाद स्टेट 2 में, स्टेट 1 में भी सिस्टम मेरा इक्विलिब्रियम में था सराउंडिंग के साथ, और स्टेट 2 में भी इक्विलिब्रियम में ही है। फिर 2 से लेके 3 तक एक और वेट उठाया, अब 2 से लेके 3 तक मैंने जब दूसरा वेट उठा दिया, तो जो सिस्टम है अभी भी वो सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में है। देन ऐसे करके मैंने सारे के सारे सारे धीरे धीरे करके सारे वेट उठा दिए, ठीक है, और मैंने सारे वेट उठा दिए, यहाँ पे वी इनिशियल वॉल्यूम से गैस का फाइनल वॉल्यूम ये अचीव हो गया। ये हो गई इसकी प्रोसेस लाइन। एक्चुअली ये डायग्राम गलत बनाया है, इस डायग्राम में क्या हो रहा है, ये ऐसे करके बनाओ, क्योंकि जब 5 बार का प्रेशर है, जैसे जैसे करके मैं वेट हटाऊंगा तो गैस का प्रेशर भी तो कम होता जाएगा, गैस का प्रेशर डिक्रीज होगा और वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो ये इनिशियल स्टेट होगी और ये फाइनल स्टेट होगी। इसको कहते हैं क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। तो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस के अंदर ही एक सबसेट होता है रिवर्सिबल प्रोसेस का, ठीक है, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। ये सेट थ्योरी में पढ़ते हैं हम कि एक सर्कल बनाते हैं, उसको नाम देते हैं यूनिवर्स का, तो वो चीज है यहाँ पे क्वाजी स्टैटिक। क्वाजी स्टैटिक का एक सबसेट भाग होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। ऑल राइट, क्वाजी स्टैटिक और रिवर्सिबल प्रोसेस में एक डिफरेंस होता है कि अगर इस पिस्टन को मैं फ्रिक्शनलेस बना दूं, तो जो मेरा प्रोसेस है वो रिवर्सिबल बन जाएगा। क्यों? रिवर्सिबल की क्या 3 कंडीशन है, नो लॉसेस, प्रोसेस लाइन सेम होनी चाहिए, और एनर्जी इंटरेक्शन रिवर्स हो जाना चाहिए, है ना। तो ये अगर पिस्टन को मैंने फ्रिक्शनलेस बना दिया तो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस कैन बी रिवर्सिबल। तो एक ये आप मान सकते हो कि ऑल रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर क्वाजी स्टैटिक, all reversible processes are quasi-static, but all quasi-static processes are not reversible process, ठीक है। सारे रिवर्सिबल क्वाजी स्टैटिक हैं, बट सारे क्वाजी स्टैटिक रिवर्सिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वाजी स्टैटिक में बस मेरे को फ्रिक्शनलेस सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। अगर मैंने फ्रिक्शनलेस सिस्टम डेवलप कर दिया तो प्रोसेस रिवर्सिबल बन जाएगा। ये कहानी है रिवर्सिबल और क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस की। जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो सिंपल ये है कि स्टेट 1 से लेके स्टेट 2 में गए आप, प्रोसेस लाइन ये थी, फिर आपने इस प्रोसेस को रिवर्स करने की कोशिश करी, स्टेट 2 से आप स्टेट 1 पे जाना चाहते हो, चले गए, लेकिन आप इस पाथ से गए, आपने पाथ लाइन जो थी, जो प्रोसेस लाइन थी, उसको आप उस लाइन से आप भटक चुके हो, उस लाइन पे आप खड़े नहीं हो, उस लाइन से आप भटक चुके हो, तो इसको कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। और ये तो मैंडेटरी है कि दुनिया में जितने प्रोसेस हैं वो इरिवर्सिबल प्रोसेस ही होते हैं, बट थर्मल साइंस में 100% प्रोसेस हम रिवर्सिबल ट्रीट करेंगे, ठीक है। बट जब हम अवेलेबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी इस चैप्टर को देखेंगे तो यहाँ पे बात करते हैं हम इरिवर्सिबिलिटी,
इरिवर्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस, कि एक प्रोसेस में कितनी इरिवर्सिबिलिटी है। ठीक है, तो जब तक ये चैप्टर स्टार्ट नहीं होगा तब तक तो सारे प्रोसेस हमारे को रिवर्सिबल ही ट्रीट करने हैं। ओके, अब आ जाओ आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस जो हमारे को थर्मल साइंस में पढ़ने होते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअली वर्क की। वर्क में आपको मैं एक चीज और बता दूं, वर्क इज इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल का क्या मतलब है कि आप इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू फ्रॉम 1 to 2 इज नॉट W2 माइनस W1, ये नहीं लिख सकते आप, ऐसा नहीं लिख सकते आप। इसका मतलब होता है कि वर्क मेरा इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। और ऐसा क्यों नहीं लिख सकते ये मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि वर्क इज नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी। आप W2 कैलकुलेट कर सकते हो क्या? नहीं। अगर कोई स्टेट बता दी जाए, उस स्टेट के करस्पॉन्डिंग कोई कैलकुलेट कर सकता है कि वर्क क्या होगा? नहीं कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, और W1 कैलकुलेट कर सकते हैं हम? नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो ये एक इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। पहली बात तो आप फॉर द प्रोसेस 1 to 2 DW, इसको आप W1 से 2 ऐसे लिखते हो, सबस्क्रिप्ट में लिखते हो। दिस इज नोन एज वर्क ट्रांसफर ड्यूरिंग 1 to 2, ड्यूरिंग 1 से लेके 2 प्रोसेस तक। अब क्योंकि ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इसलिए आप डी के बार एक ऊपर बार लगा देते हो, डी के ऊपर एक बार। ये शो करता है कि वर्क इज ए इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। और चौथी चीज है कि वर्क इज पाथ फंक्शन। ओके, सो मैं ये रब कर रहा हूं। अब पाथ फंक्शन क्या होता है? पाथ फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो पाथ पे डिपेंड करते हैं। ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है। ये पाथ है हमारा, ठीक है, ये प्रोसेस लाइन है। मान लो पीवी कर्व है, ये पीवी कर्व है और ये हमारी प्रोसेस लाइन है। और जो इस पीवी कर्व का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ पीवी कर्व, ये हमारे को वर्क निकाल के देता है। ठीक है, वर्क कैलकुलेट कैसे करते हैं ड्यूरिंग अ प्रोसेस? एरिया अंडर द पीवी कर्व। अब 1 से लेके 2 ये गए आपकी प्रोसेस लाइन। 1 से लेके 2 आप ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो आप। तो ऐसे जाओगे तो वर्क कितना देना पड़ेगा? इतना, ऊपर वाले प्रोसेस से जाओगे तो। और नीचे वाले प्रोसेस से जाओगे तो वर्क कितना है? इतना। तो वर्क तो भैया, वर्क 1 से लेके 2, वर्क 1 से लेके 2 है ना, इसको नाम दूं ए, इसको नाम दूं बी। ठीक है, वर्क ए, वर्क बी। क्या वर्क ए और वर्क बी इक्वल है या नहीं है? नहीं है इक्वल। तो इन्हीं को कहते हैं पाथ फंक्शन, जो कि प्रोसेस के पाथ पे डिपेंड करते हैं कि प्रोसेस ने कौन सा पाथ लिया है। ये पाथ लिया इसने, प्रोसेस ने एक एक प्रोसेस ने ये पाथ लिया, तो पाथ पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो वर्क इज अ पाथ फंक्शन। तो ऑल पाथ फंक्शंस, all path functions are in exact differential, in exact differential। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना, स्टार मार्क कर लो। जब मैं हीट ट्रांसफर पढ़ाऊंगा, मतलब ये हम पढ़ रहे हैं एक्चुअल में वर्क ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हीट ट्रांसफर जो टॉपिक आएगा नेक्स्ट टॉपिक, उसमें हीट ट्रांसफर बताऊंगा, तब बताऊंगा ऑल पाथ फंक्शंस आर इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब क्या है। तो अब आ जाओ आप 5 तरीके के प्रोसेसेस पे। सो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ये होता है पीवी कर्व, प्रेशर वॉल्यूम कर्व। यहाँ पे लेते हैं हम स्पेसिफिक वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का मतलब हो गया ये इनिशियल स्टेट है और यही फाइनल स्टेट है।
ये हो गया आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस V1 इज इक्वल्स टू V2। ये क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम मीटर क्यूब पर केजी में है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, ये जो कर्व ड्रॉ हुआ है ये एक्सपेंशन कर्व ड्रॉ हुआ है, सॉरी, ये जो कर्व ड्रॉ हुआ है ये कंप्रेशन कर्व ड्रॉ हुआ है। अब एक मिसकॉन्सेप्शन है कि एक्सपेंशन का मतलब है कि हर बार वॉल्यूम बढ़ेगा और कंप्रेशन का मतलब है कि हर बार वॉल्यूम घटेगा। क्या ये जरूरी है? नहीं। कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी एक्सपेंशन और कंप्रेशन हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। जब भी प्रेशर इंक्रीज होगा तो उसको कहते हैं कंप्रेशन प्रोसेस। आ रही बात समझ में? और अ, जब भी प्रेशर डिक्रीज होगा उसको कहते हैं एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक है, ये कंप्रेसर्स में पढ़ते हैं हम, कंप्रेसर्स एंड पंप। देखो एक चीज समझ लो आप, जो पंप होता है वो पंप पंप एक लिक्विड का प्रेशर राइज करने के लिए हम पंप का इस्तेमाल करते हैं, और कंप्रेसर हम यूज करते हैं गैस का प्रेशर राइज करने के लिए। गैस का प्रेशर राइज करने के लिए हम कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ज्यादातर हमारे दिमाग में कंप्रेसर ही चलता है। तो कंप्रेसर में क्या होता है? कंप्रेसर में वॉल्यूम डिक्रीज होता है और प्रेशर इंक्रीज होता है। बट पंप में क्या होता है? पंप में वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहता है बट प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको ये थोड़ी ना कहेंगे कि ये कंप्रेशन प्रोसेस नहीं है। हाँ, ये कंप्रेशन प्रोसेस है। जब जब प्रेशर इंक्रीज होगा उसको कहा जाता है कंप्रेशन प्रोसेस। ओके, तो ये V1 से इक्वल्स टू V2 की है कंप्रेशन प्रोसेस। तो वर्क को डिफाइन करा गया है एरिया अंडर पीवी कर्व। और एरिया कैसे लेते हो आप? इंटीग्रेशन पीडीवी। वर्क इज इक्वल्स टू एरिया अंडर पीडीवी, एरिया अंडर पीवी कर्व। सो ये होता है वर्क का फॉर्मूला। ओके, वर्क को बाउंड्री वर्क और नॉन फ्लो वर्क, इन दो नामों से जाना जाएगा। अगर देखो, हमारे जो प्रोसेसेस हम पढ़ेंगे अभी वो होंगे नॉन फ्लो वर्क। नॉन फ्लो प्रोसेसेस होते हैं, नॉन फ्लो प्रोसेसेस का मतलब है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम एनालिसिस कर रहे हैं हम। प्रेजेंट कंडीशन में हम क्लोज सिस्टम एनालिसिस कर रहे हैं वर्क का। ओपन सिस्टम के लिए भी हम वर्क ट्रांसफर पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे उस वक्त हम पढ़ेंगे ओपन सिस्टम के लिए। लेकिन अभी चल रहा है आपके लिए क्लोज सिस्टम का। तो क्लोज सिस्टम का पहले तो वर्क का फॉर्मूला ध्यान रख लो आप। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है कि क्लोज सिस्टम के लिए आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो, और कैसे करना है वो भी आपको पता लगेगा। इसको कहते हैं बाउंड्री वर्क और नॉन फ्लो वर्क, ब्रैकेट में आप लिख लेना। सो वर्क 1 से लेके 2 इज इक्वल्स टू पी डीवी। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं। ये आ जाओ आप इधर, एक सेकेंड। प्रोसेस है रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। सो डीवी इज इक्वल्स टू 0। सो वर्क 1 से लेके 2 इज इक्वल्स टू 0। सो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क होता है 0। सेकेंड, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को आइसोबारिक प्रोसेस भी कहा जाता है। प्रेशर की दो तीन यूनिट हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। एमएमएचजी, टॉर, पास्कल, किलो पास्कल, एटमॉस्फेरिक बार, ये यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए। टॉरेसिली साइंटिस्ट ने बैरोमीटर की खोज करी थी। किसने? टॉरेसिली।
साइंटिस्ट ने बैरोमीटर की खोज करी थी। और बैरोमीटर किस काम आता है? टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो टॉरिसली से ही आया है टॉर की यूनिट। 1 टॉर इज इक्वल्स टू होता है 1 mmHg। 760 mmHg बराबर 760 टॉर बराबर 1 एटमॉस्फेयर। 1 बार इज इक्वल्स टू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल्स। और क्या बच गया आपके पास? 1 ATM, सॉरी 1 बार इज इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल्स and 1 ATM is equals to 1.01325 bar is equals to 1032 पास्कल्स। देखो आपकी स्क्रीन के सामने जो यूनिट्स लिखी हैं ये आपको बिल्कुल ध्यान होनी चाहिए। ये प्रेशर की यूनिट है, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बहुत काम आएंगी। एक होती है प्रेशर की यूनिट mmHg, टॉर, पास्कल, किलो पास्कल, एटमॉस्फेयर, बार। सबके बीच में आपस में जो भी रिलेशन है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को हम अगर मैं प्लॉट करूंगा पीवी कर्व पे, तो कांस्टेंट प्रेशर है तो ये लाइन बन जाएगी 1 से लेके 2। ये है प्रोसेस लाइन P1 इज इक्वल्स टू P2। ये है वॉल्यूम 1, स्पेसिफिक वॉल्यूम है ये है स्पेसिफिक वॉल्यूम 2। सो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में एरिया अंडर पीवी कर्व, वर्क इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पीवी कर्व। एरिया क्या है? रेक्टेंगल है ये, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया? P। देखो P1 इज इक्वल्स टू P2 इज इक्वल्स टू P, ये अज्यूम करता हूं मैं कि P1 और P2 सेम है तो उसको P के बराबर आप ले लो। तो एरिया क्या हो गया? ये इंटू ये, तो P V2 माइनस V1। दिस इज द वर्क का फॉर्मूला। और ये वो वर्क का फॉर्मूला मेरे पास आएगा जूल्स पर केजी में। देखो इसकी यूनिट पास्कल्स, इसकी यूनिट मीटर क्यूब पर केजी। पास्कल इंटू मीटर क्यूब ये बनाता है जूल को। ठीक है, बना सकते हैं बहुत इजीली। पास्कल क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर, और मीटर क्यूब का मल्टीप्लाई करो, ये कटेगा। न्यूटन मीटर क्या होता है? जूल्स, जूल्स। ठीक है, और हमारे पास क्या है? हमारे पास है पास्कल इंटू मीटर क्यूब पर केजी, तो आपके पास आएगी यूनिट जूल पर केजी। तो जो मास होगा सिस्टम का, कैलकुलेट करने के बाद आपको मास का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो हम बचपन में पढ़ते हैं सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट और सन डूबता कहाँ पे है? वेस्ट में। ये सबने पढ़ा हुआ है, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है ये। सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट और सन डूबता कहाँ पे है? वेस्ट में जाके। क्या ये सही है? ये तो गलत है ना। अभी भी आप गूगल पे सर्च करोगे, लिखोगे सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट या फिर लिखो फ्रॉम वेयर सन राइजेस, आएगा सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट। ये गलत स्टेटमेंट है। सन तो स्टेशनरी है, सन तो अपनी एक्सिस के अबाउट स्पिन कर रहा है जस्ट। अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ के रोटेशन से ही तो डेज और नाइट होती है। ठीक है, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, फिफ्थ क्लास तक हम यही पढ़ते हैं, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट। फिर उसके बाद एकदम से बता दिया जाता है नहीं, सन इज स्टेशनरी, सन ओनली स्पिन्स अबाउट इट्स एक्सिस, स्पिन करता है सिर्फ। तो फिर ये तो धोखा हो गया ना, कभी कुछ कभी कुछ। तो अभी तो तुम्हारे को बहुत हल्कस आएगा कि पहले स्पेसिफिक वॉल्यूम लो, पी लो। ठीक है, स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जाओ, पहले वर्क निकालो। आप किस में निकालोगे वर्क? जूल्स पर केजी में। फिर उसका मल्टीप्लाई करो मास से, ताकि वर्क आ जाए टोटल जूल्स में। ऐसा क्यों करना?
मैं तो सीधा ये करता हूँ, प्रेशर और टोटल वॉल्यूम के बीच में बनाता हूँ, तो जो एरिया निकलेगा वो ऑटोमेटिकली जूल्स में निकलेगा। फिर केजी का क्यों हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं? अरे भाई, कल बताया था, गिब्स फेज रूल कहता है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी चाहिए टू डिफाइन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। इंटेंसिव प्रॉपर्टी है प्रेशर, लेकिन टोटल वॉल्यूम इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, इसीलिए स्पेसिफिक वॉल्यूम लेना है, पहली बात। दूसरी बात, जब भी क्लोज सिस्टम एनालिसिस हम करते हैं और मास का आदान प्रदान नहीं हो रहा, मास सिस्टम में से आ जा नहीं रहा, तो ये चीज करेक्ट बैठती है। लेकिन जैसे ही ओपन सिस्टम एनालिसिस आएगा, ये गलत हो जाएगा। फिर तुम कंफ्यूज होगे कि यार वहां पे तो ये सही हो रहा था, यहाँ पे ये गलत हो रहा है। तो शुरू से ही सही चीज पढ़ो, ठीक है? इसीलिए मैंने ये सनराइजेस फ्रॉम ईस्ट का आपको एक एग्जांपल दिया था। चलो, एक स्लाइड और बर्बाद हो गई, हम रब कर लेते हैं इसको। वर्क इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द पीवी कर्व इज इक्वल्स टू पी वी टू माइनस वी वन। ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है और ये वर्क का फॉर्मूला हमने डेवलप कर लिया। द थर्ड प्रोसेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस। एवरी ईयर आपको इससे क्वेश्चन मिलेगा, इस प्रोसेस से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है? इस प्रोसेस से नहीं तो इससे जो हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे उससे मिलेगा। देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। नाउ इस थर्ड प्रोसेस, फोर्थ प्रोसेस और फिफ्थ प्रोसेस, इन पांच प्रोसेस, इन जो तीन प्रोसेस बचे हैं, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इन प्रोसेस को पढ़ने से पहले, ठीक है, आप क्या करो, पहले तो दो दो पेजेस छोड़ो, ठीक है? दो पेजेस छोड़ो आप, और दो पेजेस बाद आप यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करो। आपको नोट डाउन करनी है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन होती है हमारे पास पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी, प्रेशर, वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम, मोल्स, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड टेम्परेचर। कोई भी आइडियल गैस अगर किसी कंटेनर में रख दूं, दिस इज द आइडियल गैस, दिस इज द आइडियल गैस, इस कंटेनर, इस गैस का टेम्परेचर है T, प्रेशर है P, वॉल्यूम है V, इस गैस के नंबर ऑफ मोल्स हैं N, तो N, V, T और P ये कनेक्ट होती हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। इसको कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। एट लो प्रेशर and high temperature, real gases behaves like ideal gas। ठीक है, पहले तो ये समझ लो आप कि रियल गैस आइडियल गैस की तरह कैसे बिहेव करती है। जब लो प्रेशर हो और टेम्परेचर हाई हो, लो प्रेशर का मतलब है लोअर देन क्रिटिकल प्रेशर, और हाई टेम्परेचर का मतलब है हायर देन क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर, ये जो टर्मिनोलॉजी है, इसको हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में। अभी के लिए आप इसको बस नोट डाउन कर लो, ठीक है? और इस स्टेटमेंट को याद कर लो
ये तो याद ही करनी है आपको कि एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस। ठीक है, थोड़ा सा फील आ जाए हमारे को तो मैं बात करता हूं आपसे वेंडर्स वॉल इक्वेशन। वेंडर वॉल इक्वेशन, वेंडर वॉल्स इक्वेशन, एक ये वेंडर वॉल्स इक्वेशन है। बहुत सारी हमारे पास इक्वेशन है रियल गैस के लिए, और ये बहुत पुरानी इक्वेशन है। अब तो हमारे पास बहुत सारी नई नई इक्वेशंस और काफ़ी डेवलप्ड और सटीक रिजल्ट देने वाली इक्वेशंस हैं, लेकिन ये काफ़ी पुरानी इक्वेशन है और यही हमारे सिलेबस में भी है। ओके, वैसे तो हम इसको लास्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे हम आइडियल गैस पढ़ रहे हैं इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। P प्लस ए स्क्वायर ओवर वी माइनस बी इज इक्वल्स टू एन आर टी। वेट, दिस इज ए ओवर वी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर कुछ, ये इक्वेशन है रियल गैस की, इसमें से b इज इक्वल्स टू जीरो करो और a इज इक्वल्स टू जीरो करो, इक्वेशन बन जाएगी आइडियल गैस इक्वेशन। इसको थोड़ा सा याद करने का ये तरीका, मैंने मेरा जो तरीका है कि हाई टेम्परेचर पे जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। वॉल्यूम ज़्यादा होगा, किसी ज़्यादा क्वांटिटी में से कोई एक कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट भी हो गया तो कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो v माइनस बी को आप क्या लिख सकते हो? v लिख सकते हो। ठीक है, और ए भी जीरो होना पड़ेगा। अगर इसको आइडियल गैस की तरह ट्रीट करना है तो ए को भी जीरो होना पड़ेगा। तो पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। अब जो पहले से पढ़ के बैठा है आदमी, वो कुछ और सोचेगा। वो सोचेगा ये गलत है। नहीं नहीं नहीं, गलत क्या है कि ऐसा सोचना गलत है कि हाई टेम्परेचर पर हाई वॉल्यूम हो जरूरी है। ऐसा जरूरी है, मे बी ना हो। तो इसको सोचने के लिए इसका सोच विचार हम करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। देखो, मैं कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी। मैं आपसे बस ये कह रहा हूँ कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। तो वॉल्यूम में से कुछ माइनस करोगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। तो खाली आप v माइनस बी को v लिख सकते हो। ठीक है, और आइडियल गैस में p प्लस, अब आइडियल, ठीक है, याद करने के लिए बता रहा हूँ कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे रियल गैस को कैन बी ट्रीटेड एज रियल गैस, आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती है। अगर आपको ये वाला पॉइंट याद होगा तो इस पॉइंट से आप दो चीज याद कर सकते हो कि हाई टेम्परेचर है, क्योंकि एक चीज को तो हाई और एक चीज को लो, हमारे दिमाग में क्या है ना, एग्जाम में बैठ के ये तो याद रहता है कि टेम्परेचर हाई था या फिर प्रेशर हाई था। ये भूल जाते हैं कौन सी चीज हाई थी। ये याद रहता है कि एक चीज हाई थी एक चीज लो थी। लेकिन आप बस इसको याद रखोगे कि हाई टेम्परेचर पे वॉल्यूम भी ज्यादा होगा और v माइनस बी को हम डायरेक्ट v लिख देते हैं। तो इससे आपको दो चीजें पता रहेंगी कि हाई टेम्परेचर है तो हाई टेम्परेचर का मतलब है कि लो प्रेशर भी रहा होगा। एक चीज हाई है तो दूसरी लो है। हाई टेम्परेचर पे लो प्रेशर, तो रियल गैस आइडियल गैस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज ये याद रहेगी। दूसरी चीज, आपको वेंडरवॉल इक्वेशन याद करने में दिक्कत नहीं होगी। v माइनस बी आपको याद है, p प्लस ए ओवर वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन आर टी। दो बार लिखोगे आपको याद हो जाएगी। ठीक है, एक यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। दिक्कत क्या होती है ना, इसको थोड़ा सा डिस्कशन में ना लो तो कभी तो कोई माइनस ए पी माइनस ए ओवर वी स्क्वायर लिख देगा और यहाँ पे वी प्लस बी लिख देगा इज इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, तो इस तरीके के ब्लंडर आप मत करना। तो अभी तो आपने एक ट्रिक समझ ली इसको याद करने की। जस्ट एक ये ट्रिक है, कोई इसमें कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट कहाँ पे है? कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कहती है किसी कंटेनर के पास अगर गैस है तो वॉल्यूम
ऑफ गैस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। हम ये अज्यूम करके चलते हैं, जबकि ये स्टेटमेंट है गलत। स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए? वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। इन मॉलिक्यूल्स के पास भी वीई वीई वीएम सॉरी वीएम वीएम इज द वॉल्यूम ऑफ ईच मॉलिक्यूल। हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं हर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। ठीक है, अब नेग्लेक्ट करा है इसका मतलब जो हम कैलकुलेशन पार्ट में ले रहे हैं पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी में जो ये वॉल्यूम ले रहे हैं, ये तो हम क्या करते हैं ना, कंटेनर का ही तो वॉल्यूम लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस। लेकिन ये चीज है गलत। अगर रियल गैस हुई तो आपको टोटल वॉल्यूम में से भैया कुछ एक कांस्टेंट टर्म को माइनस करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अलग अलग गैसेस के लिए बी की वैल्यू भी अलग अलग होती है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज नॉट वी, वॉल्यूम ऑफ गैस इज वी माइनस बी। ये है करेक्शन फैक्टर। सिमिलरली दो स्टेटमेंट हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की। पहली स्टेटमेंट है ये, दूसरी स्टेटमेंट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नेग्लेक्टेड। अगर आप मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को नेग्लेक्ट कर दोगे तो जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना, वो कुछ जो आप प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हो गैस का, वो जो एक्चुअल प्रेशर से तो कम होगा। अगर आप फोर्सेस बिटवीन दीस मॉलिक्यूल्स नेग्लेक्ट कर रहे हो तो क्या पूरे तरीके से गैस का जो आप प्रेशर कैलकुलेट करोगे वो एक्चुअल प्रेशर होगा? नहीं होगा। तो इस प्रेशर में आपको कुछ एक करेक्शन फैक्टर जोड़ना पड़ेगा, जोड़ दिया। वॉल्यूम में से आपको एक करेक्शन फैक्टर माइनस करना था और प्रेशर में आपको कुछ जोड़ना था, जोड़ दिया। एक्सपेरिमेंट्स करे, जोड़ दिया, इज इक्वल्स टू एन आर टी कर दिया, इज इक्वल्स टू एम आर टी कर दिया। अब ये एन कब लगाना है, एम कब लगाना है, ये मैं थर्मोडायनेमिक रिलेशन में बताऊंगा। थर्मोडायनेमिक रिलेशन में लास्ट चैप्टर है, जब मैं वेंडरवॉल इक्वेशन को डिस्क्राइब कर रहा हूँगा, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल रिड्यूस्ड प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इन सब चीज़ों को हम थोरली देखेंगे। ठीक है ना? तब बताऊंगा एनआरटी एमआरटी, इसकी यूनिट, वॉल्यूम की यूनिट कब मीटर क्यूब रखनी है, कब मीटर क्यूब पर केजी रखनी है, कब मीटर क्यूब पर किलोमोल रखनी है, कब आर लेना है, कब आर बार लेना है, ये सब डिस्कशन तब होगा। अभी के लिए तो आप बस इतना याद रखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के हिसाब से ही आता है आपका 3/2 के टी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये हो गया थर्ड पॉइंट। तीनों पॉइंट तक कॉपी में आप उतार लो। ठीक है, अब आपको क्लियर कट इमेज आ चुकी है आइडियल गैस की अजम्पशंस क्या है। किसी भी गैस को आइडियल गैस आप लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर गैस होगी तो आप कह सकते हो, पहली अजम्पशन। दूसरी अजम्पशन, दूसरी अजम्पशन ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में छुपी है कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स माइनस वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स को नेग्लेक्ट करो। जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस है दैट विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ओके, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। बट एक्चुअल में तो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल भी होगा ना, भले ही वो छुट कम है लेकिन उसको आपने नेग्लेक्ट कर रखा है। और दूसरी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नेग्लिजिबल। तो अगर इन तीन कंडीशंस का इस्तेमाल करूंगा तो मेरी रियल गैस बदल जाएगी आइडियल गैस में। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर कट इमेज है आइडियल गैस और रियल गैस की। आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है, लेकिन जब कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है तब अच्छे से एंजॉय करते हो आप क्वेश्चंस को। और आज मैं क्वेश्चंस भी लाया हूं, तो एंड में हम उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे। अभी आप आओ इधर, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी पे। ये होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, ये है एब्सोल्यूट टेम्परेचर,
एब्सोल्यूट टेम्परेचर मैंने कल बता रखा है आपको कि केल्विन में, अगर डिग्री सेल्सियस में आपको टेम्परेचर दे रखा है तो आपको उसको केल्विन स्केल में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलते हो? 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू केल्विन। ऑल राइट। अब एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है ये आपको बाद में पता लग जाएगा जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, दो तरीके के प्रेशर होते हैं, एक होता है गेज प्रेशर और एक होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। क्वेश्चन करते वक्त ये आपको मैं आइडेंटिफाई करा दूंगा। ये है, इस पे देखो आर बार लगा हुआ, आर बार हमारे नोटेशंस चलेंगे आर बार। आर बार के लिए हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को हम शो कर रहे होंगे आर बार से। इसकी वैल्यू होती है 8.314 किलो जूल्स पर केजी केल्विन। याद होनी चाहिए बिल्कुल, 8.314 किलो जूल्स पर, सॉरी, किलो जूल्स पर किलोमोल केल्विन, किलो जूल्स पर किलोमोल केल्विन। ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये n है हमारे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, इनकी यूनिट है किलोमोल। क्या है भैया इनकी यूनिट? किलोमोल। अब यूनिट बिठाते हैं, किलोमोल। किलोमोल का क्या मतलब हो गया? 10⁻³ मोल्स इज इक्वल्स टू 1 किलोमोल। किलो तो किलोमीटर, किलोग्राम, ठीक है, रिलेट कर लिया आपने। 1 किलोमोल इक्वल्स टू 10⁻³ मोल्स। तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी अब आप यूज करो। तो यहाँ पे अगर आपसे बोला जाए 1500 मोल्स, अगर क्वेश्चन में 1500 मोल्स बोला गया है तो इसका मतलब आपको जो एन की वैल्यू यूज करनी है 1 2 3 1.5 किलो मोल्स रखना। ठीक है, इसमें जो n की वैल्यू है इसकी यूनिट होती है किलो मोल्स, मोल्स में मत रख देना आप सॉल्व करते वक्त। आर बार होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। चलो एक बार यूनिट मैच करके देखते हैं। तो n की यूनिट रख रहा हूं मैं किलो मोल, इनटू आर बार की यूनिट रख रहा हूं किलो जूल्स पर किलो मोल केल्विन, इनटू टेम्परेचर की यूनिट रख रहा हूं मैं केल्विन। केल्विन, केल्विन, केल्विन ने केल्विन को और किलो मोल से किलो मोल कट गए, बचा किलो जूल्स। कहाँ पे? आरएचएस में। एलएचएस में देख लो प्रेशर की यूनिट, प्रेशर की यूनिट आपको रखनी है किलो पास्कल में। किलो पास्कल में, किलो पास्कल क्या हो गया? किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, इनटू वॉल्यूम की यूनिट क्या हो गई? मीटर क्यूब। ये इसने इसको मार दिया, किलो न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू किलो जूल्स। यूनिट सेट हो गई। अगर आप प्रेशर पास्कल में ले रहे हो तो आपको ये जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है इसको जूल्स में लेना है, किलो जूल्स में नहीं लेना। अगर आप प्रेशर किलो पास्कल में ले रहे हो तो आप आर बार को भी किलो जूल्स में लो। क्वेश्चंस करते हुए आपको बहुत क्लैरिटी आने वाली है अभी। अब पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी, एन बार टी, सॉरी एन बार टी, इसको हम पढ़ते नहीं है, हम पढ़ते हैं पीवी इज इक्वल्स टू एम आर टी। आर होता है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, एम होता है मास ऑफ गैस और टी होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, बहुत तेजी से आप देखो, आपको थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट बता देता हूं मैं कि जनरली यहाँ पे गलती हो जाती है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। मोल कॉन्सेप्ट नहीं ये मोल कॉन्सेप्ट नहीं है, मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक्स बता रहा हूं मैं आपको कि नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अगर मास केजी में है तो नंबर ऑफ मोल्स किलो मोल्स में है। ठीक है, अगर n इज इक्वल्स टू स्मॉल m बाय कैपिटल M, आप अगर नंबर ऑफ मोल्स को आप मोल्स में रख रहे हो
तो आपको जो मास मिलेगा गैस का वो ग्राम्स में मिलेगा। समझ रहे हो? क्योंकि 1 किलो मोल मेरे को गैस का मास केजी में कैलकुलेट करके देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आज इस लाइन के ऊपर हम क्वेश्चन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है। क्योंकि 1 किलो मोल अगर मेरे को पता है, 1 किलो मोल नहीं, अगर मेरे को x किलो मोल किसी भी गैस के नंबर ऑफ किलोमोल्स पता है, तो मैं उस गैस का जो मास है वो केजीज में कैलकुलेट कर सकता हूं। इसीलिए 1 किलो मोल को 1 kg मोल भी कहा जाता है। तो 1 किलो मोल दिखे या फिर 1 kg मोल दिखे, वो सेम है। 1 किलो मोल को 1 kg मोल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि विद द हेल्प ऑफ 1 किलो मोल आई कैन कैलकुलेट द मास ऑफ द गैस इन केजीज। और अगर मेरे को नंबर ऑफ मोल्स सिंपल मोल्स में पता है कि 5 मोल गैस गैस के 5 मोल ऑक्यूपाई कर रहे हैं इतना वॉल्यूम, अब कैलकुलेट करो उसका मास। N2 गैस के 5 मोल्स हैं, कैलकुलेट मास ऑफ द N2 गैस। आपको क्या करना है, तो 5 मोल्स हो गए इज इक्वल्स टू मास आपको कैलकुलेट करना है। मोलिकुलर वेट N2 का क्या होता है, 14 दूनी 28, तो M हो गया आपके पास 28 × 5 ग्राम्स। ठीक है, ग्राम्स, क्योंकि आप मोल्स 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 करस्पॉन्डिंग टू होते हैं ग्राम्स के, और किलो मोल्स करस्पॉन्डिंग टू होते हैं किलोग्राम के। अब आ जाओ आप इधर दोबारा से, पीवी इज इक्वल्स टू एम आर टी। जो करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होता है इसका फॉर्मूला होता है आर बार डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अगर मेरे को एयर के लिए आर की वैल्यू निकालनी है तो 8.314। देखो आर बार तो कांस्टेंट है, इसका नाम इसीलिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है क्योंकि ये हर गैस के लिए कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो 8.314 किलो जूल्स पर किलो मोल केल्विन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट एयर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 29, ये आपको याद होना चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर इज 29। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 0.287 किलो जूल्स पर केजी केल्विन। क्लियर है? तो पीवी इज इक्वल्स टू एन आर बार टी से ही हमारी ये इक्वेशन डेवलप हुई है, कुछ नहीं है। गिवन मास, ये नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। पुट कर दो आप, बस इस इक्वेशन में पुट कर दो। पीवी इज इक्वल्स टू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम आर बार टी, आर बार डिवाइडेड बाय एम। पीवी इज इक्वल्स टू स्मॉल एम आर बार डिवाइडेड बाय एम इज आर टी। हो गई इक्वेशन डेवलप। प्रेशर आपको एब्सोल्यूट प्रेशर लेना है, गेज प्रेशर नहीं लेना है। ठीक है, और प्रेशर को अगर किलो पास्कल में लोगे तो आर को आपको किलो जूल्स पर केजी केल्विन में लेना है। क्लियर है? मास आपको केजी में लेना है और टेम्परेचर आपको केल्विन में लेना है। ये होती है आइडियल गैस इक्वेशन। अब मेरे हिसाब से आप बिल्कुल वर्ल्ड लेवल का जो स्टूडेंट होगा, जो ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहा होगा, उससे भी एक कदम आगे आप जान चुके हो कि आइडियल गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ थ्योरी, काइनेटिक गैस थ्योरी। ठीक है, बहुत कॉन्सेप्चुअल वे में आपकी ठीक है डिटेलिंग मैंने करा दी है। अब आ जाइए आप हमारे 5 प्रोसेसेस पे। अब आ जाओ आप आइसोथर्मल प्रोसेस पे। आइसोथर्मल प्रोसेस कहता है कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट, पीवी इज इक्वल्स टू एम आर टी। ये हमारे को इक्वेशन यूज करनी है। M constant, R constant for a particular volume of the gas at temperature T and pressure P, the mass of the gas is constant. तो M constant, R constant और आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा। तो क्या आ गया, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट।
ये इक्वेशन आ गई आपके पास। इस इक्वेशन से आप वर्क का फॉर्मूला लगाओ, पी डी वी, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, पी डी वी। आप यहाँ से p की वैल्यू निकाल लो, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम dv, इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 तक। कांस्टेंट को बाहर ले लिया, dv ओवर v हो गया ln v2 बाय v, v2 बाय v1। देखो pv इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है, तो यहाँ पे इस कांस्टेंट की जगह आप रख सकते हो pv ln v2 बाय v1। ये आ गया वर्क का फॉर्मूला। क्लियर है? ये होता है वर्क का फॉर्मूला आइसोथर्मल प्रोसेस में। कोई भी प्रोसेस पीवी कर्व है ये, इस पीवी कर्व पे आइसोथर्मल प्रोसेस दिखाते हैं आप ऐसे, सॉरी इसको आप दिखाते हो ऐसे कि ये है स्टेट 1 और ये है स्टेट 2। इसको कहते हैं हाइपरबोलिक कर्व है ये, एक्चुअली हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होता एक्स वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो ये क्या है पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप बनती है इसकी। स्टेट 1 से लेके स्टेट 2 तक ये आइसोथर्मल प्रोसेस लाइन है। तो इस स्टेट 1 पे यहाँ पे होगा P1 और V1 वॉल्यूम, इस यहाँ पे स्टेट 2 पे होगा P2 और V2 वॉल्यूम। तो PV क्या रखा है, PV का मतलब है P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट था, तो इसी को मैंने बस जस्ट PV कह दिया है। तो इसका मतलब है P1 V1 ln V2 बाय V1 और P2 V2 ln V2 बाय V1। आप इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, ये आपने आइडियल गैस था ये, ठीक है। थर्मल साइंस में एक्चुअली शुरू में ही टाइम लगता है जो लगता है। ये कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड हो गए तो थर्ड चैप्टर से हम बहुत स्पीड पकड़ने वाले हैं। अभी कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है। फोर्थ, फोर्थ है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस देखो, डायाबेटिक, डायाबेटिक का मतलब होता है हीट ट्रांसफर इज पॉसिबल। हीट ट्रांसफर सिस्टम से अगर हीट का ट्रांसफर पॉसिबल है, इसका मतलब Q इज नॉट इज इक्वल्स टू जीरो। Q 1 से लेके 2 तक इज नॉट इज इक्वल्स टू जीरो। लेकिन एडियाबेटिक है डायबिटिक का जस्ट उल्टा, एडियाबेटिक, ठीक है। एडियाबेटिक का मतलब है हीट ट्रांसफर इज इक्वल्स टू जीरो। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, इसको हम दिखाते हैं पी वी रेज टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। गामा होता है सीपी बाय सीवी, सीपी बाय सीवी, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम स्पेसिफिक हीट का जिक्र करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में हम वर्क और हीट दोनों देख रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम स्पेसिफिक हीट को काउंट में ले रहे होंगे, फर्स्ट सेकंड। एंड वर्क का क्या फॉर्मूला रहेगा, वर्क इज पीडीवी। वर्क के लिए आपको यही फॉर्मूला लगाना है। देखो P इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ओवर V की पावर गामा, सो कांस्टेंट ओवर V की पावर गामा इनटू डीवी फॉर द प्रोसेस 1 से लेके 2। कांस्टेंट को बाहर ले लो और इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम। सो V की पावर माइनस गामा डीवी फॉर फ्रॉम 1 टू 2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हमारा बाहर है, तो V की पावर माइनस गामा प्लस 1 ओवर माइनस गामा प्लस 1, माइनस गामा प्लस 1। अब देखो माइनस गामा प्लस 1 को मैं 1 माइनस गामा लिख रहा हूँ। माइनस गामा
1 माइनस गामा, 1 माइनस गामा, v की पावर 1 माइनस गामा, और लिमिट लगानी है 1 से लेके 2 तक। सो कांस्टेंट 1 माइनस गामा बाहर आ जाएगा, v की पावर ये हो जाएगा v2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस v1 की पावर 1 माइनस गामा। कांस्टेंट, ये कांस्टेंट जो है इसको आप ऐसे लिख सकते हो p1 v1 की पावर गामा इज इक्वल्स टू p2 v2 की पावर गामा। pv की पावर गामा कांस्टेंट, इसका मतलब होता है p1 v1 की पावर गामा इज इक्वल्स टू p2 v2 की पावर गामा इज इक्वल्स टू pv की पावर गामा। ऑलराइट, तो मैं इस कांस्टेंट का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखो यहाँ पे v2 दिख रहा है मेरे को, तो यहाँ पे इस कांस्टेंट की वैल्यू मैं ऐसे लिख लेता हूँ p1 v1 की पावर गामा इंटू v2 की पावर 1 माइनस गामा, सॉरी p2 v2, ठीक है, माइनस यहाँ पे मेरे को v1 दिख रहा है, तो इस कांस्टेंट का जब मैं v1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इस कांस्टेंट की वैल्यू मैं p1 v1 की पावर गामा लिख लेता हूँ ताकि सॉल्व होने में इजी हो जाए, डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। नाउ 1 माइनस गामा और ये गामा, ये हो जाएगा p2 v2 माइनस ये हो जाएगा p1 v1 ओवर 1 माइनस गामा। इसको आप p1 v1 माइनस p2 v2 ओवर गामा माइनस 1 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से माइनस साइन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से कॉमन लेके आपको कैंसिल कर देना है। तो वर्क इन द एडियाबेटिक प्रोसेस इज इक्वल्स टू p1 v1 माइनस p2 v2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एडियाबेटिक की खूबसूरत क्या बात है कि इसमें हीट ट्रांसफर जीरो होता है। दूसरी बात, pv इज इक्वल्स टू एम आर टी, ये अगर मैं यूज करूंगा तो p1 v1 इज इक्वल्स टू एम आर टी वन, p2 v2 इज इक्वल्स टू एम आर टी टू। वैल्यूज पुट करते हैं, एम आर कॉमन ले लिया, t1 माइनस t2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू वर्क इन एडियाबेटिक प्रोसेस। ये प्रोसेस का वर्क है, जितने भी हम वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं ये प्रोसेस के वर्क हैं। पीवी कर्व में अगर मैं ड्रॉ करूं एडियाबेटिक प्रोसेस को, तो एडियाबेटिक प्रोसेस कुछ इस प्रकार होता है 1 से लेके 2 तक। ये है एडियाबेटिक प्रोसेस का कर्व, ठीक है। आइसोथर्मल का कर्व होता है कुछ ये 1 से लेके 2 तक, ये है आइसोथर्मल, और ये है एडियाबेटिक। नेक्स्ट, फिफ्थ प्रोसेस की मैं जो आपको से बात कर रहा था इसको कहते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। अगर कोई भी प्रोसेस, ये जो 4 स्टैंडर्ड प्रोसेस हैं कौन से हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर इज टू जीरो, मतलब एडियाबेटिक, ठीक है। ये और ये तो आपको पता ही है, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, और ये है एडियाबेटिक। इन चारों के अलावा ये स्पेशल केसेस हैं, इन चारों के अलावा कोई भी प्रोसेस होगा तो उसको हम कैटेगराइज कर देंगे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की कैटेगरी में। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की जो इक्वेशन होती है वो होती है पी वी की पावर एन इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो जब हम इसका वर्क का फॉर्मूला जस्ट डिराइव करते हैं तो वो सेम आता है, बस गामा गामा की जगह एन यूज करना है, पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। ये आ गया वर्क का फॉर्मूला। ये 1 से लेकर 2 का कोई प्रोसेस रहा होगा, उस प्रोसेस के लिए आपके पास पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का वर्क आया है। एन की वैल्यू जनरली 1 और गामा के बीच में लाई करती है फॉर मोस्ट ऑफ प्रोसेसेस। जो भी प्रोसेसेस हमारे को थर्मल साइंस में पढ़ने हैं उसमें से ज्यादातर ऐसे एन की वैल्यू दे देगा 1.2, 1.3, 1.1, ठीक है, हो सकता है 1.6 दे दे, 2 दे दे, इसी रेंज में देता है।
ज्यादातर एन की वैल्यू 1 और गामा के बीच में होती है। अच्छा, गामा क्या होता है? कंफ्यूजन के लिए कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना, गामा होता है सीपी बाय सीवी। अब ये सीपी बाय सीवी क्या होता है, ये नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे गामा को स्पेशली, ठीक है ना। तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए आप बस याद कर लो। बाकी अगर मैं एक जनरलाइज्ड कर्व बनाऊं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्व है कि अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसको एक कर्व, सिंपल एक कर्व डिफाइन कर देगा, पीवी। ठीक है, ये इनिशियल स्टेट लेता हूं मैं, ये है फाइनल स्टेट, ये है फाइनल स्टेट। इनिशियल और फाइनल को 1 से और 2 से दिखाते हैं, चलो। 2, 2 डैश, 2 डबल डैश। ये जो कर्व कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि पॉलीट्रोपिक, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक का एक जैसा कर्व दिखता है, तो ये होता है आइसोथर्मल, ये होता है एडियाबेटिक, ये है पॉलीट्रोपिक, और ये है एडियाबेटिक। इसको याद करने का क्राइटेरिया क्या है, आप ये देखो, पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये है आइसोथर्मल की इक्वेशन। पॉलीट्रोपिक की इक्वेशन है पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और पीवी की पावर एन इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये जो v की पावर होती है इसको कहते हैं पॉलीट्रोपिक, इसको कहते हैं इंडेक्स। किसी भी प्रोसेस का इंडेक्स का मतलब है कि वॉल्यूम की क्या पावर है। ओके, प्रेशर की पावर 1 होनी चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम की पावर होगी उसको कहते हैं इंडेक्स। तो यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस का जो इंडेक्स है वो है 1, 1। ठीक है, इंडेक्स के लिए हम सिंबल यूज कर सकते हैं के इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे के इज इक्वल्स टू गामा, और यहाँ पे के इज इक्वल्स टू एन। तो मैं देख सकता हूँ कि अगर मैं इस सेंस में बढ़ रहा हूँ, ये साइक्लिक सेंस है, क्लॉकवाइज सेंस है, इस क्लॉकवाइज सेंस में के की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्यों? यहाँ पे के की वैल्यू है 1, यहाँ पे के लाई कर रहा है गामा और 1 के बीच में, और यहाँ पे के की वैल्यू है गामा। अगर कोई ऐसा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हुआ जहां पे कोई ऐसा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हुआ जहां पे जो एन की वैल्यू है वो ग्रेटर देन गामा हो गई, तो उस प्रोसेस को आप ऐसे दिखाओगे, ये हो जाएगा फिर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। कहने का मतलब है ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स अगर ये इंडेक्स साइक्लिक सेंस में बढ़ता है, बस इतना याद रख लो आप। आपको ये कर्व अगर कंपैरिजन के लिए ड्रॉ करने हैं तो ये है के इंक्रीजिंग। तो आप सारे कर्व को ड्रॉ करते चले जाओगे। यहाँ पे क्या है, के जीरो। क्यों? ये कौन सा प्रोसेस है? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में पी वी की पावर 0 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, इस तरीके से दिखाते हैं हम। ठीक है, पी वी की पावर 0 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस है? ये है के इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट वाला, पी वी की पावर इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, क्यों? ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। चलो 1 ओवर इन्फिनिटी को पावर को आप दूसरी तरफ ले जाओ, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पी वन, 1 ओवर इन्फिनिटी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट की पावर 1 ओवर इन्फिनिटी। ठीक है, ये क्या हो गया, पी 1 ओवर इन्फिनिटी 0, 1 ओवर इन्फिनिटी 0, जी पी की पावर 0 1, और कांस्टेंट की पावर इन्फिनिटी, कांस्टेंट की पावर 0 एक कांस्टेंट। कांस्टेंट की पावर 0 इज अ कांस्टेंट, चाहे वो वैल्यू 1 हो। सी की पावर 1 ओवर इन्फिनिटी क्या हो गया, सी की पावर 0, 1 आ गई। तो है 1 भी तो एक कांस्टेंट ही है ना, तो वॉल्यूम कांस्टेंट। तो आपको ये कर्व बिल्कुल याद होना चाहिए। इंडेक्स पांचों प्रोसेस का याद होना चाहिए, पांचों प्रोसेस के लिए वर्क का फॉर्मूला याद होना चाहिए। याद है? क्लियर कट इमेज है हर प्रोसेस की। तो अब आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं मैं। सो आज बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं मेरे पास।
ठीक है, आओ इस क्वेश्चन को देखो। A cylinder, a cylinder with a frictionless piston। ये जो पिस्टन है ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। फ्रिक्शनलेस पिस्टन है तो ये आइडेंटिफाई कर रही है कुछ रिवर्सिबल प्रोसेस की तरफ। वैसे तो सारे प्रोसेस रिवर्सिबल ही मानने हैं जब तक क्वेश्चन में इरिवर्सिबल नाम का ठीक है कुछ बोला ना हो, पहली बात। दूसरी बात, आपको समझना पड़ेगा कि थर्मल साइंस में कुछ लिमिटेड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की है, लिमिटेड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। किसी ने मेरी वीडियो का जो थ्योरी पोर्शन है उसको देखा या नहीं देखा कोई दिक्कत नहीं है, जो न्यूमेरिकल पोर्शन होगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। थ्योरी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बिगनर्स हैं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले हैं, जिनको थर्मोडायनेमिक्स का कुछ भी नहीं पता, क्योंकि हम बहुत डिटेल्ड में इसकी स्टडी कर रहे हैं थ्योरी में। ठीक है, आप समझ ही रहे होंगे कि हम एक एक चीज को कितना देख रहे हैं। दूसरी बात, जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे, मैं गारंटी के साथ ठीक है आपको ये बात बोल रहा हूं कि जो न्यूमेरिकल्स लाइव न्यूमेरिकल्स आप देख रहे होंगे, इन न्यूमेरिकल्स के अलावा चाहे वो पेपर आपका यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो गेट का हो, चाहे इसरो हो, बार्क हो, आईईएस का प्रीलिम्स हो, इन क्वेश्चंस के अलावा आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अ, मैंने ये समझा है कि थर्मल साइंस में कुछ वैरायटी, लिमिटेड टाइप्स ऑफ वैरायटी है। ये कहाँ से आप समझते हो? ये आप समझते हो पी के नाग बुक है, पी के नाग बुक के शुरू के 3 चैप्टर छोड़ दिए जाएं, ठीक है, फर्स्ट 3 चैप्टर छोड़ दिए जाएं, फोर्थ चैप्टर से आप स्टडी करना स्टार्ट करो, और फोर्थ चैप्टर से जितने भी सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स हों उनको आप लगाओ। फिर उनमें से छांटो कि कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस हैं, उनको एक पेपर पेन पे लिख लो, तो वो बन जाती है आपकी लिमिटेड वैरायटी। अब इतना काम आपको करना नहीं है, ये काम मैंने कर लिया है। ठीक है, तो आई नो विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन कम इन एग्जामिनेशन। तो आपको एक एक क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, बिल्कुल अटेंटिवली और इस क्वेश्चन को खुद से दोबारा खुद से करके देखो। ठीक है, हर महीने इन क्वेश्चंस को दोबारा करके देखो। पहले चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद फिर भूल भी तो जाओगे, तो हर महीने इनकी प्रैक्टिस करोगे। सिर्फ यही क्वेश्चन कर लोगे तो भी काम बन जाएगा, बट प्रैक्टिस के लिए आप प्रीवियस ईयर PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जहाँ के भी मिल जाएं, चाहे IES गेट, ठीक है, अगर कोई यूनिवर्सिटी प्रिपरेशन कर रहा है, यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहा है, यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर उठाओ, इसरो की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसरो के प्रीवियस ईयर उठाओ, तीनों के उठाने हैं, तीनों के उठाओ। आपको इन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के अलावा कोई क्वेश्चंस मिलेगा ही नहीं। आ जाओ अब क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज का थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। सो a cylinder with a frictionless piston contains volume 0.2 मीटर क्यूब। तो ये जो वॉल्यूम है इस गैस का, इस गैस का इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है 0.2 मीटर क्यूब। ठीक है, एट 400 किलो पास्कल, इस गैस का प्रेशर दे रखा है 400 किलो पास्कल। द पिस्टन इज कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग which exerts a force proportional to the displacement from its equilibrium position। कुछ नहीं है, इस लाइन को वो लिखता भी नहीं ना, तब भी हम समझ जाते ये कहना चाह रहा है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। और एफ इज स्प्रिंग फोर्स, तो हमारे को वैसे भी पता है एफ इज इक्वल टू के एक्स होता है, एफ इज इक्वल टू के एक्स होता है स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है इसने, द गैस इज हीटेड अंटिल द वॉल्यूम इज डबल्ड। तो हीट, आप इसमें हीट दे रहे हो ताकि ये अपनी स्टेट 1 से लेके स्टेट 2 में चला जाए। तो जितनी हीट दी उसको आप लिखते कैसे हो, लिखने का तरीका बता रहा हूँ। Q सबस्क्रिप्ट में 1 से लेके 2, प्रोसेस 1 से लेके 2 तक जो हीट दी उसको लिखने का तरीका है Q सबस्क्रिप्ट में 1 से लेके 2। तो आपको हीट ट्रांसफर बोला गया है कि हीट सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हीट गई है। कब तक गई है? जब तक इसका जो वॉल्यूम है वो ट्वाइस नहीं हो जाए। ठीक है, वॉल्यूम इज डबल्ड।
द गैस इज हीटेड अंटिल द वॉल्यूम इज डबल, तो V2 हो जाएगा 0.4 टाइम्स 0.4 मीटर क्यूब, V1 है 0.2। एट दिस स्टेट द प्रेशर इज फाउंड टू बी 1000 किलो पास्कल, P2 is equals to 1000 किलो पास्कल। डिटरमाइन द वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय गैस, गैस कहाँ है, ये रही गैस, इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर गैस भरी हुई है। टेक एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज 1 बार, इसका मतलब इस पिस्टन के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है, कितना लग रहा है, PATM इज इक्वल टू 1 बार। चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले पहले तो आपको ये भी ठीक है पता होना चाहिए ना, 1 बार इज इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल्स। ऑलराइट, बिना इसके तो आपको कॉन्सेप्ट भी पता होगा ना कि कैसे सॉल्व करना है, कर ही नहीं पाओगे। तो मैंने प्रेशर कन्वर्जन जो बताया था वो स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस के लिए। देखो आप क्वेश्चंस का एंजॉय करो, इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ फटाफट डायग्राम को। ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, यहाँ पे गैस भरी हुई है, V1 है 0.2 मीटर क्यूब और P1 है 400 किलो पास्कल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट, जब भी स्प्रिंग वाली प्रॉब्लम दिखेगी पूरे थर्मल साइंस में, कहीं भी स्प्रिंग वाली प्रॉब्लम दिखेगी तो उसको आपको इसी प्रॉब्लम की तरह सॉल्व करना है। इस प्रॉब्लम में जो स्टेप्स हैं उन्हीं स्टेप्स को लगा के आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये जनरलाइज्ड बहुत बढ़िया प्रॉब्लम लेकर आया हूं मैं आपके लिए। कॉन्सेप्ट ये है कि एट इक्विलिब्रियम समेशन ऑफ फोर्सेस इज जीरो। ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन ही ये है ना, समेशन ऑफ फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज जीरो। ठीक है, तो पहले आप ये देखो, इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट में यहाँ पे लग रहा है PATM इंटू इस पिस्टन का एरिया। इस पिस्टन, ये पिस्टन है, इस पिस्टन पे मैं फोर्सेस कैलकुलेट कर रहा हूँ कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। तो इस पिस्टन के ऊपर लग रहा होगा PATM इंटू एरिया। ठीक है, और PATM की वैल्यू क्या है, 100 किलो पास्कल्स इंटू एरिया, 100A का फोर्स लग रहा होगा। यहाँ से कितना फोर्स लग रहा है, यहाँ से लग रहा है 400A का। इसका ये मतलब है कि स्प्रिंग पहले से डिस्प्लेस्ड में है, स्प्रिंग पहले से ही डिस्प्लेस्ड है। हो सकता है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हो। ठीक है, यहां से आपने इसको डिस्प्लेस करा है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है। ये जो व्हाइट कलर की मैंने एक पिस्टन बनाई है, हो सकता है यहाँ पे जो एक्स है वो जीरो हो, फिर इसको हमने गर्म करके इसका प्रेशर इंक्रीज करा हो और ये पिस्टन यहाँ पे सरकी, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा x1। ठीक है, अगर ये x1 नहीं होता तो ये 100 इंटू ए, ठीक है, जो ये 100 इंटू ए नहीं, P1 इंटू ए, जो गैस इस पिस्टन पे प्रेशर लगा रही है और जो एटमॉस्फेयर इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगा रहा है वो सेम हो जाता। बट यहाँ पे दिख रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है और गैस पिस्टन के ऊपर ज्यादा प्रेशर लगा रही है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा एफ एस स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, K x1 कोई एक इनिशियल डिस्प्लेसमेंट रही होगी, उसकी जानकारी हमारे क्वेश्चन में नहीं है। फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट में बोला गया है ये जो वॉल्यूम V1 है ये वॉल्यूम V1 बढ़ के V2 हो चुका है और V2 है ट्वाइस ऑफ V1, 0.4 मीटर क्यूब इतना है। ठीक है ना, यहाँ पे इस चीज को और समझो एक बार।
ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है। यहाँ पे वॉल्यूम V1 है और फिर जब पिस्टन यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी जहाँ पे मैंने शेड करा है, तो टोटल कंटेनर का वॉल्यूम हो जाएगा V2। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, ये V1 को आप कैसे लिख सकते हो? ठीक है, V1 को आप लिख सकते हो ये लेंथ इंटू पिस्टन का एरिया, एरिया इंटू लेंथ। V2 को आप कैसे लिख सकते हो? V2 ये इनिशियल से फाइनल x डिस्प्लेस करा गया है मान लीजिए, तो V2 को आप कैसे लिख सकते हो? x प्लस एल इंटू एरिया। ठीक है, तो V2 माइनस V1 को आप कैसे लिख सकते हो? ये है आपका V1 एरिया इंटू दिस लेंथ। V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा? XA प्लस AL माइनस AL, AL से AL कट गया, XA इज इक्वल्स टू हो गया डेल्टा V, चेंज इन द वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। X क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन। ये X वही है जिस अमाउंट से जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हुई होगी। ठीक है, तो स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुई? डेल्टा V ओवर A। देखो, जो बच्चे बहुत इनिशियल स्टेज पे थे उनके लिए मैंने इस तरीके से बताया है। बाकी जो ठीक है पहले से थर्मल साइंस पढ़ चुके हैं उनको तो पहले ही चमक गया होगा कि हाँ, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू डेल्टा V बाई A। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ है? 0.4, V2 है 0.4 और V1 है 0.2, तो डेल्टा V कितना हो गया? 0.2 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द पिस्टन इज इक्वल्स टू द डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ आप यहाँ पे। ठीक है, फाइनल स्टेट में क्या हो रहा होगा? फाइनल स्टेट में स्प्रिंग फोर्स होगा kx2। यहाँ पे 100 इंटू ए का प्रेशर लगाएगा एटमॉस्फेयर। देन हमसे बोला गया है कि जो फाइनल प्रेशर है, फाइनल स्टेट का जो प्रेशर है वो 1000 किलो पास्कल है। वो तो 1000 इंटू एरिया इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द पिस्टन। ठीक है ना, ये बोला गया है। ये रहा P2 इज इक्वल टू 1000 किलो पास्कल एंड P1 इज इक्वल टू 400 किलो पास्कल। तो इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाओ आप। 1000 A इज इक्वल्स टू kx2 प्लस 100 A। यहाँ पे लगाओ 400 A इज इक्वल्स टू 100 A प्लस kx1। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ kx1 इज इक्वल्स टू 300 A, kx2 इज इक्वल्स टू 900 A। ठीक है ना, 1000 A में माइनस हो जाएगा 100 A का, तो kx2 आ जाएगा 900 A। इसको आप सब्ट्रैक्ट करो, तो हमारे पास यहाँ पे लिखते हैं हम kx1 है 300 A और kx2 है 900 A। x1 x2 क्या है? पहले मेरी स्प्रिंग कुछ इस प्रकार रही होगी कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो 0 होगा। पिस्टन की कोई ना कोई एक ऐसी पोजीशन होगी जहाँ पे स्प्रिंग फोर्स 0 होगा। फिर पिस्टन की जो एक ऐसी पोजीशन होगी जहाँ पे ये जो x1 डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है ये, ठीक है। फिर पिस्टन की, जब ये पिस्टन यहाँ पे है तो मेरे को इस सिस्टम का वॉल्यूम V1 दे रखा है क्वेश्चन में, और जब मेरी पिस्टन यहाँ पे है तो मेरे को वॉल्यूम दे दिया है V2। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस है x1 एंड ये वाला डिस्टेंस है x2। ठीक है, तो x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा? ये x, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा? x। सो x इज इक्वल्स टू दे रखा है 0.2 डिवाइडेड बाई a। माइनस करते हैं इसको पहले तो आप, k कॉमन, x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू 600 a। k x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू दिस x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 0.2 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल्स टू 600 a। तो पॉइंट हटाओ, जीरो लगेगा यहाँ पे, एक जीरो बढ़ जाएगा, 6000 a। तो k इज इक्वल्स टू 3000 a स्क्वायर। k इज इक्वल्स टू 3000 a स्क्वायर। देखो, इस प्रॉब्लम को खुद से नहीं करोगे तब तक नहीं होगा कुछ काम। कन्वेंशनल प्रॉब्लम है, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। स्प्रिंग मास सिस्टम का कोई भी थर्मल साइंस का प्रॉब्लम होगा, आपको अप्रोच यही लगानी है। ठीक है, आपको पहले इनिशियल स्टेट में
ठीक है, सारे फोर्सेस को ठीक है समेशन करना है, मतलब आपको समेशन एफ इनिशियल इज इक्वल्स टू जीरो करना है, समेशन एफ फाइनल स्टेट का आपको जीरो करना है, आपको इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम की मदद से जो पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट है वो निकाल लेना है, और आपको यहाँ से स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो अब हमारे पास सारा डाटा अवेलेबल है, अब हम इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं। सो के कितना आया है 3000 ए स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट आई है 0.2 डिवाइडेड बाई ए। पहले क्वेश्चन में देख लो पूछा क्या है, डिटरमाइन द वर्क डन बाय द गैस, इस गैस ने कितना काम करा है। ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट था, ये पिस्टन एंड ये स्प्रिंग। देखो गैस है, गैस काम करेगी इस पिस्टन के ऊपर, पिस्टन बाहर जाएगी, पिस्टन मूव करेगी, गैस ने कुछ काम करा इस पिस्टन के ऊपर इन द वे कि ये जो पिस्टन है ये ऊपर उठे। अब अगर ये पिस्टन ऊपर उठी तो ये जो गैस गैस ने तो वर्क करा, वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल्स टू कहाँ कहाँ जाके स्टोर होएगा, ये वर्क स्टोर होएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी में, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में जाके स्टोर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। और क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर है तो इस एटमॉस्फेयर को धक्का कौन दे रहा है, ये पिस्टन, पिस्टन इस एटमॉस्फेयर को धक्का दे रही है। यहाँ पे तो गैस भरी है और यहाँ पे आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये ऐसे करके स्प्रिंग सिस्टम है। एक्चुअली जब ये पिस्टन आगे जाएगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट रहने वाला है, लेट्स से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज पी नॉट, ये तो कांस्टेंट रहेगा, बट एटमॉस्फेयर को धक्का मिलेगा, एटमॉस्फेयर को धक्का मिलेगा, तो एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट भी कोई ना कोई वर्क हुआ है, उस वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क हो रहा है, एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर एटमॉस्फेयर का पी नॉट, पी नॉट इंटू डेल्टा वी, ये है वर्क अगेंस्ट एटमॉस्फेयर, और ये है वर्क स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। क्लियर है, के की वैल्यू पता है, एक्स की वैल्यू पता है, तो टोटल वर्क ऑफ द गैस क्या हो जाएगा हाफ के की वैल्यू 3000 ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0.2 का स्क्वायर इंटू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, प्लस पी नॉट दे रखा था 1 बार, 1 बार इज टू 100 किलो पास्कल्स, 100 किलो पास्कल्स, ठीक है, और डेल्टा वी क्या है 0.2, V2 था 0.4 मीटर क्यूब एंड V1 है 0.2 मीटर क्यूब। कोई दिक्कत यहाँ तक, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चल बसे, इसको आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है, पॉइंट हटेगा तो दो जीरो कट जाएंगे, ठीक है, और एक टू से एक ये स्क्वायर भी कट जाएगा, क्या बचेगा 3 2 या 60 प्लस ये कट गया प्लस 20 इज इक्वल्स टू 70 किलो जूल्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कमेंट में बताना यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो। क्वेश्चन ये भी आ सकता था कैलकुलेट वर्क डन अगेंस्ट एटमॉस्फेयर, ये है वर्क डन अगेंस्ट एटमॉस्फेयर, ये बोल सकता था कैलकुलेट वर्क डन विच हैज बीन स्टोर्ड इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, ये रहा हाफ के एक्स स्क्वायर, या फिर
टोटल वर्क पूछा है हमसे तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया, तो ये आ गया टोटल वर्क। एंड माय डियर फ्रेंड्स, एक बार आप ये जो कैलकुलेशन है, ठीक है, बस इसको चेक कर लेना, बिकॉज इस क्वेश्चन का मेरे पे आंसर नहीं है। अगर आपका भी 70 किलो जूल्स आ रहा है इसको सॉल्व करने के बाद, तो कमेंट में आप मेरे को बता देना। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो देखो, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के उठाया है। यहाँ पे आपको 0.5 kg मोल, क्वेश्चन मत पढ़ो अभी, क्वेश्चन मत पढ़ो, डाटा पे ध्यान दो जस्ट। 0.5 kg मोल्स, इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं 0.5 किलो मोल्स। मैंने आपको बताया था 1 किलो मोल इज इक्वल्स टू 1 kg मोल। किलो मोल को ही kg मोल कहते हैं, क्यों कहते हैं बता रखा है। और यहाँ पे मास दे रखा है सीधे सीधे डायरेक्ट, सीधे सीधे कोई मास दे रखा है केजी। यहाँ पे मेरे को नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं गैस के। चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। इतना आइडिया मिला कि ये क्वेश्चन, हाँ ठीक है, अभी अभी ये कॉन्सेप्ट हमने देखा है। टू वेसल्स ए एंड बी बोथ कंटेनिंग नाइट्रोजन आर कनेक्टेड बाय अ वॉल्व। पहले धीरे धीरे करके हम डायग्राम भी बना लेते हैं। दो वेसल्स हैं, कनेक्ट कर रखा है हमने उनको वॉल्व से। ये वेसल बी, वेसल ए, और दोनों में ही नाइट्रोजन भरी हुई है। Valve which is opened to allow the contents to mix and achieve equilibrium temperature of 27 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे एक वॉल्व लगा हुआ है। अच्छा, एक मन में डाउट आता है, डाउट क्या रहता है कि क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम कैसे बनाए, पता कैसे चला कि ये वॉल्व है। ठीक है, कोई पहली बार पढ़ रहा है तो उसको क्या पता है इस ये जो सिंबल है ये वॉल्व के लिए हम यूज करते हैं फ्रीक्वेंटली। ठीक है, कंटेनर बोला गया है तो हम या तो कोई सर्कुलर ऐसे मान लेते हैं कि ये रहा कंटेनर, या फिर ऐसे रेक्टेंगुलर कंटेनर मानते हैं। कैसे पता लग रहा है? देखो, क्वेश्चन पढ़ते ही सबसे पहले खुद से करने की मत सोचना। जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन चल रहा होगा, तो आप इसको वीडियो पॉज करके आप सोचो कि पहले मैं खुद करूँ, नहीं ऐसा मत करना, डिमोटिवेशन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप फर्स्ट टाइम किसी क्वेश्चन को कर रहे हो और ये बहुत अच्छे वैरायटी के क्वेश्चंस हैं। दूसरी बात, जब तक आपको कोई a इज इक्वल्स टू ए होता है, 1 इज इक्वल्स टू 1 होता है, ये बताएगा नहीं कि a फॉर एप्पल है, ये जब तक कोई बताएगा नहीं तब तक ये आपके लिए कठिन रहेगा कि a इक्वल्स टू एप्पल कैसे। जब आप a इक्वल्स टू एप्पल सीख लोगे, फिर b इक्वल्स टू बॉय। अगर आपका फ्रेंड आपको बस a इक्वल्स टू एप्पल तक आता है और आपका कोई फ्रेंड बोले a के बाद b भी आता है और b इक्वल्स टू बॉय, तो क्या होगा? एक घबराहट हो जाएगी। है? हम सेम क्लास में पढ़ रहे हैं, इसकी बी तक पहुंच गया, मैं अभी ए तक ही हूं। दिक्कत कहाँ है कि आपको किसी ने बताया नहीं कि बी इक्वल्स टू बॉय होता है। जस्ट किसी ने एक बार आपको बता दिया कि बी इक्वल्स टू बॉय होता है, तो आप भी कह सकते हो बी इक्वल्स टू बॉय है। तो मूल मंत्र क्या है कि डिफिकल्ट, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट कब होता है? जब आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता, उसका डायग्राम बनाना नहीं आता, क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ में आती है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ में आए इसीलिए एक एक टर्मिनोलॉजी पे बहुत ध्यान दिया गया है। दूसरी बात, क्वेश्चन का डाटा समझ में आए, उसीलिए ये कन्वेंशनल और अच्छी वैरायटी के क्वेश्चंस करा रहा हूं। इन क्वेश्चंस की लैंग्वेज के अलावा कोई और लैंग्वेज आपको मिले तो मेरे को व्हाट्सएप जरूर करके बताना, ठीक है, कि हाँ ये भी है। क्योंकि मैंने इतना वैरायटी रेंज रखा है 2-3 बुक्स के क्वेश्चंस कंबाइन करके कि इस वैरायटी रेंज के बाहर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ही नहीं सकता। चीजें लिमिटेड हैं। ऑल राइट, तो अब आ जाओ। जब भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, मैं जब तक आपसे ना बोलूं तब तक आप ये मत करना कि वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पहले खुद से अटेम्प्ट करें। नहीं, मैंने बोला कि हाँ इसको पॉज करके अटेम्प्ट करो, तब कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं।
ठीक है, ये डाउट आपका क्लियर हो गया। ये वॉल्व है। प्रेशर वेसल ए में प्रेशर दे रखा है 1.5 मेगा पास्कल का, P1 1.5 मेगा पास्कल। टेम्परेचर दे रखा है 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, यहाँ पे प्रेशर दे रखा है 0.6 और टेम्परेचर है 20। प्रेशर है 0.6 मेगा पास्कल और टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। जल्दी से इसको पहले केल्विन में कर लेता हूँ, 293 केल्विन, और ये हो जाएगा 270 प्लस 50, 320 और 323 केल्विन टेम्परेचर। टेम्परेचर मेरे कन्वर्ट हो गए। ये वेसल ए की बात हो रही है, ये वेसल बी की बात हो रही है, ये वेसल बी का प्रेशर है, ये वेसल ए का प्रेशर है। और क्या है, कंटेंट दे रखा है 0.5 केजी मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स 0.5 किलो मोल्स। वेसल ए में N2 के 0.5 किलो मोल्स दे रखे हैं, और यहाँ पे मास दे रखा है वेसल बी का। वेसल बी का मास नहीं है, जो नाइट्रोजन गैस भरी हुई है उसका मास है ये 2.5 केजीज। ओके, पूछा क्या है, कैलकुलेट द फाइनल इक्विलिब्रियम प्रेशर। और दे भी रखा है हमारे को क्या कि जब हमने वॉल्व ओपन करा और गैस मिक्स हो गई, और मिक्स होने के बाद जो फाइनल टेम्परेचर आया है वो है 27 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। फाइनल प्रेशर कैलकुलेट करना है। आइडियल गैस है, यस, आइडियल गैस इक्वेशन लगाओ, पी एफ इजिकल्स टू वी एफ इजिकल्स टू एम एफ आर टी एफ। आर तो भैया करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है। मिक्स होने से पहले भी वेसल ए और वेसल बी में N2 बनी थी, मिक्स होने के बाद जो गैस होगी वो भी तो N2 ही होगी। ठीक है, फाइनल प्रेशर कैलकुलेट करना है। फाइनल वॉल्यूम नहीं पता, इन फाइनल मास नहीं पता, आर की वैल्यू 0.287 पता है, फाइनल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस को आप 300 केल्विन लिख सकते हो। अच्छा, केल्विन में 273.15 जोड़ होता है प्लस डिग्री सेल्सियस इज टू केल्विन स्केल बन जाता है। तो ये 0.15 को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो विद द कैलकुलेशंस। ठीक है, कैलकुलेशन जब जब कैलकुलेशन करोगे आप 0.15 को नेग्लेक्ट करोगे। इनटू 300, दिस इज द इक्वेशन। जस्ट वी एफ वो पी एफ निकालना है। पी एफ फाइनल प्रेशर, फाइनल मास। फाइनल मास कैसे निकलेगा, फाइनल मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ वेसल ए प्लस मास ऑफ वेसल बी। ऐसा तो नहीं है कि गैस यहाँ से उड़ के बाहर चली गई हो, मास में कुछ कमी आ गई हो। टोटल इन कंटेनर में अलग अलग मास था, तो जब मिक्स हो जाएंगे तो टोटल मास इज इक्वल्स टू इंडिविजुअल कंटेनर के अंदर जो गैस भरी थी उसका मास। तो एम ए के लिए मेरे को नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं। मेरे को पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अगर नंबर ऑफ मोल्स किलो मोल्स है तो ये मास किस में निकलेगा, केजी में निकलेगा, केजी में निकलेगा। तो इसको मैं n इंटू एम लिख सकता हूँ। तो 0.5 इंटू मॉलिक्यूलर वेट N2 का कितना होता है 28, ये हो गया केजीज में, प्लस एम बी कितना दे रखा है 2.5 केजीज। ठीक है, जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेटर, सो हमारे पास है 0.5 इंटू 28, सो 14 प्लस 2.5 16.5 केजीज। तो ये आ गया टोटल फाइनल मास। ठीक है, इन द मिक्स होने के बाद जो मास होगा नाइट्रोजन का वो होगा 16.5 केजी। अच्छा, इनिशियल वॉल्यूम इसका वी ए है और ये वी बी है। ये मैंने जस्ट वॉल्व हटा दिया, वॉल्व खोल दिया या हटा दिया, और ये दोनों गैस मिक्स हो गई, तो फाइनल वॉल्यूम भी तो वी ए प्लस वी बी रहेगा। वी ए के लिए मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ पी ए वी ए इज इक्वल्स टू एम ए आर टी ए। पी ए कितना दे रखा है 1.5 मेगा पास्कल, इसको बदलो किलो पास्कल में, तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू वी ए कैलकुलेट करना है।
एम ए अभी अभी निकाला है, एम ए ये आया था मेरा 14 किलो, 14 इंटू आर की वैल्यू क्या है, ओके, आर की वैल्यू है 8.314 डिवाइडेड बाय 28। एक सेकेंड, जस्ट एक ह्यूमन एरर हो गया है यहाँ पे। आर इज इक्वल्स टू होता है आर बार डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट। अगर मैं एयर की बात करूंगा तो ये होती है 8.314 डिवाइडेड बाय 29, ये आता है 0.287। अगर मैं N2 की बात करूंगा तो ये होगा 8.314 डिवाइडेड बाई N2 का मोलिकुलर वेट होता है 28। इसको कैलकुलेट करके मैं आपको बताता हूँ कितना आ रहा है। 8.314 डिवाइडेड बाई 28, 0.296। तो R आपको 0.296 नोट यूज करना है, और मैंने गलती से ह्यूमन एरर से यहाँ पे मैंने R की वैल्यू गलत लिख दी थी, ये है 0.296। प्लीज इसको आप करेक्ट कर लेना। क्योंकि मैंने आर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है तो ये हटा दो, फिर डायरेक्ट लिखते हैं आर की वैल्यू 0.296 इंटू टेम्परेचर टी ए कितना है, टी ए है 323 केल्विन्स। यहाँ से मैं आपको बताता हूँ वी ए क्या आ रहा है। जस्ट कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया इस क्वेश्चन का कैसे करना है। इंटू 323 डिवाइडेड बाय 1.5, 0.892, वी ए आ रहा है 0.892 मीटर क्यूब। Similarly, PB VB is equals to MB RTB। PB दे रखा है 0.6 मेगा पास्कल इंटू 10⁻³ VB कैलकुलेट करना है, MB दे रखा है 2.5 kgs, R की वैल्यू 0.296 अभी अभी निकाली है, और TB है 293 केल्विन। आ जाइए, 2.5 इंटू 0.296 इंटू 293 डिवाइडेड बाई 0.6, 0.361, 0.361। अच्छा, मैं यहीं पे कोने में लिख देता हूँ फाइनल वॉल्यूम क्या आएगा, दोनों को ऐड कर देता हूँ मैं। वी ए प्लस वी बी जस्ट 0.8 इज इक्वल्स प्लस 0.892, 1.253, 1.253। करना क्या है अब, जस्ट वी एफ की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। पी एफ वी एफ इज इक्वल्स टू एम एफ आर टी एफ। पी एफ निकालना है, वी एफ कितना आया है 1.253, 1.253। फाइनल मास कितना है 16.5, आर की वैल्यू 0.296, एंड टी एफ क्या है, फाइनल टेम्परेचर गिवन था 300 केल्विन का, इंटू 300। सो ये हो जाएगा पी एफ इज इक्वल्स टू आ रहा है 1169.35 किलो पास्कल्स। यूनिट का बहुत आपको ध्यान रखना है, 1 2 3, तो इसको कह सकता हूँ 1.169 मेगा पास्कल। ये हो गया इसका आंसर। एक रिक्वेस्ट और है, क्योंकि मैं भी रिकॉर्डिंग करते वक्त ही सारे आंसर कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो हर क्वेश्चन का आप क्वेश्चन नंबर नोट कर रहे होंगे, पहली बात तो। दूसरी बात, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन था, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन स्प्रिंग वाला था, ये दूसरा क्वेश्चन है। आप खुद से भी कैलकुलेट करोगे, और नीचे कमेंट बॉक्स में अब ऐसे डालोगे, आंसर 1 इतना आया है मेरा, आंसर 2 इतना 1.169 ही आया है या नहीं आया, ठीक है, खुद से भी बताओगे। आ जाओ अब इस क्वेश्चन पे। फाइंड द वर्क डन बाय द गेस्ट। इसके बाद है ये, देन एक है आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन। सो दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। ये क्वेश्चन सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 के। अभी तक हमने दो क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, एक स्प्रिंग वाला, एक वेसल वाला।
ठीक है, वैरायटी में आपको बता देता हूँ कि एनर्जी इस वाले जो वर्क ट्रांसफर वाला जो चैप्टर है इसमें आपको आप एक ये वाली प्रॉब्लम करनी है। इस क्वेश्चन में टोटल हीट ट्रांसफर पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपको कुछ थ्योरी पहले पढ़नी पड़ेगी, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। दूसरा, इस क्वेश्चन में बताने से पहले, इस क्वेश्चन को बताने से पहले थोड़ा सा डिस्कशन करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के लिए भी हमारे को डिस्कशन करना पड़ेगा। ठीक है, हीट ट्रांसफर का थोड़ा सा डिस्कशन करना पड़ेगा। आप खुद से अटेम्प्ट करना चाहते हो तो कर लेना, अदरवाइज कल इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा पहले थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस करने के बाद। और कल तक के लिए आपके पास एक होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 के सिमिलर है। अगर ये क्वेश्चन नहीं सिमिलर है, सेम नहीं है, सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर 1 का कॉन्सेप्ट और इसका कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन और क्वेश्चन नंबर 1 की कैलकुलेशन में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। तो इसको आप रेडी रखना, इस क्वेश्चन को। इसका मैंने आंसर लिख दिया है, जिसका हो जाए तो कमेंट कर देना, जिसका नहीं होगा तो कल इस क्वेश्चन को मैं करा ही दूंगा। ठीक है, सिमिलर है, वही पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है और ये लीनियर स्प्रिंग वाला ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, so this is all for the today class, so thank you all of you.